नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहें। आज के लगभग जितने भी समाचार पत्र हैं, सभी समाचार पत्रों में यही सूचना देखने को मिल रही है यूपी ट्रिपल एससी की। लिखा है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन प्रवीर कुमार ने बताया कि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली केवल उन्हीं पदों पर चयन के लिए प्रभावी होगी जो भविष्य में विज्ञापित किए जाएंगे। जिनके लिए विज्ञापन पूर्व में जारी हो चुका है, उनके विज्ञापन में घोषित प्रक्रिया के अनुसार ही परीक्षाएं व चयन की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेड पाठ्यक्रम का निर्धारण यह ध्यान रखते हुए किया गया है कि परीक्षा का उद्देश्य केवल अभ्यर्थियों की स्मरण शक्ति ही नहीं, स्मरण शक्ति का परीक्षण ही ना हो, बल्कि तर्क शक्ति और तर्क, उसकी समझ, विवेचन क्षमता का भी परीक्षण हो जाए। यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आप लोगों ने देख ही लिया होगा। पूरा सिलेबस जारी कर दिया गया है और कितने नंबर का कौन सा भाग आएगा, कौन सा विषय आएगा, ये भी बताया गया। और ये जो सिलेबस जारी किया गया है, आज की जो बहुत सारी हेडलाइंस हैं उसमें ये भी लिखा हुआ कि बाबुओं की भर्ती में सामान्य हिंदी के बराबर अंग्रेजी के प्रश्न। विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे कि शायद इसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश स्पेशल को नहीं रखा गया है। उत्तर प्रदेश से संबंधित जो सामान्य ज्ञान है वो इसमें नहीं रखा गया है और वो सामान्य ज्ञान के अंदर ही आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि शासन के कार्मिक विभाग ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेड का पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले ही इसके लिए मंजूरी दी थी। ये जो पाठ्यक्रम जारी हुआ है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो एक चीज़ देखने को मिलती है कि जितने नंबर की हिंदी पूछी गई है, यानी कि 5 नंबर की हिंदी आएगी और 5 नंबर का अंग्रेजी। एक एक नंबर मुश्किल होता है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में। तो लिखा है कि भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक अंक गणित, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, इन सब विषयों से, यानी कि जो ये 9 विषय हैं उनमें से 5-5 जो प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे, 5-5 अंक के। यहाँ पर लिखा 45 प्रश्न और 45 अंक। बात यह है कि जब उत्तर प्रदेश की जो परीक्षाएं हैं वहाँ पर पहले से ही उत्तर प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं उनका चयन नहीं हो पा रहा है, तो सिलेबस में विद्यार्थियों को किसी भी तरीके की सुरक्षा नहीं दी गई है जिससे यहाँ के विद्यार्थियों को चयन हो सके। जबकि जो बाहरी राज्य हैं, दूसरे राज्य हैं, वो तो लगभग पूरी तरीके से बंद ही कर चुके हैं। बात करें जो केंद्रीय परीक्षाएं होती हैं एसएससी की, उसके बारे में 2-3 दिन से अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल का परिणाम आया है। पेपर में लगातार ये सूचना मिल रही है कि एसएससी में उत्तर प्रदेश और बिहार के जो छात्र हैं उनका सुपड़ा साफ हो गया है। ये अभी से नहीं है, काफ़ी पहले से 2-3 सालों से लगातार ये देखने को मिल रहा है। एसएससी में जो है जितने भी पद होते हैं उसका आधा पद केवल दिल्ली स्टेट के विद्यार्थी ले जाते हैं। कारण सिंपल सा है, अंग्रेजी। उत्तर प्रदेश और बिहार के जो विद्यार्थी हैं वो मैथ को तो सुधार लेते हैं, अंग्रेजी से पिछड़ जाते हैं। तो अगर इंग्लिश और हिंदी ये दोनों बराबर यूपी ट्रिपल एससी में रखी गई है तो इसका प्रभाव जरूर होगा। अगर इंग्लिश को रखना था 5 नंबर तो वो रख सकते थे, लेकिन हिंदी के जो प्रश्न हैं उनकी जो संख्या है वो थोड़ा सा उसको बढ़ाया जा सकता था। इसी के साथ में जो उत्तर प्रदेश स्पेशल के जो जीएस है, उत्तर प्रदेश की संस्कृति है, उत्तर प्रदेश की जलवायु है, उत्तर प्रदेश की कृषि है, इससे संबंधित प्रश्नों के लिए एक अलग से भाग देना चाहिए था। ये देख सकते हैं आप लोग कल का ही समाचार पत्र, जिसमें लिखा था कि एसएससी के आधे पदों पर दिल्ली के छात्रों का कब्जा। एसएससी की परीक्षाओं में मध्य क्षेत्र के उम्मीदवारों की अधिक दावेदारी के बाद में भी कम हुआ चयन। मध्य क्षेत्र का 6 वर्ष के परिणाम का औसत महज 9.42%। ये दोनों को मिलाकर के यूपी और बिहार। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या लगभग 22 करोड़ है, दिल्ली की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है। इतना ज़्यादा अंतर है, और जबकि जो आधी भर्तियां हैं वो अकेले यूपी दिल्ली ले लेता है और 5 या 10% जो भर्तियां हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार को मिलाकर के छात्रों को मिलती हैं। तो ये होता है सिलेबस, ये होता है पढ़ाई का जो पाठ्यक्रम है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है।
और देखिए ये आज का समाचार पत्र है जिसमें लिखा है कि एसएससी सीजीएल में क्यों नहीं यूपी और बिहार के विद्यार्थियों को चयन हो रहा। सीधी सी बात है कि अंग्रेजी यहाँ के विद्यार्थियों की बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। कुछ विद्यार्थियों की भी कमियां हैं कि जो पाठ्यक्रम के हिसाब से विद्यार्थी तैयारी नहीं करते हैं और किसी एक ही सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट बन करके रह जाते हैं, अज्ञाता बन के रह जाते हैं, लेकिन उनका चयन नहीं हो पाता, सरकारी नौकरी उनको नहीं मिल पाती है। तो विद्यार्थी भी इस बात को ध्यान दें कि उनको मास्टर नहीं बनना, ज्ञाता नहीं बनना, किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का उनको नौकरी पानी है, उनको सिलेबस के हिसाब से पढ़ना होगा, एक एक सिलेबस को पढ़ना होगा। इसीलिए जो है ये, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे वो कोई भी भर्ती हो। तो फिलहाल जो बात हो रही है वो अंग्रेजी की हो रही है कि उत्तर प्रदेश के जो छात्रों की अंग्रेजी जो है वो कमज़ोर होती है सामान्यतया। इसके लिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि अंग्रेजी की जगह क्षेत्रीय भाषा को मिले जगह। तो इंग्लिश जो है वो केवल क्वालिफाइंग होना चाहिए, जो एसएससी की जो परीक्षा है, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा हो, क्वालिफाइंग का एक पेपर होना चाहिए। उसके जो नंबर है वो एकेडमिक में, मेरिट में नहीं जुड़ने चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है, एसएससी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अनिल कुमार पांडे, रत्नेश तिवारी, रेखा मिश्रा का कहना है कि हिंदी पट्टी के दूसरे छात्रों को इन केंद्रीय सेवाओं के बराबर का महत्व मिले और इसके लिए सीजीएल में अंग्रेजी की जगह क्षेत्रीय भाषाओं का महत्व दिया जाए। क्षेत्रीय भाषाओं को परीक्षा में शामिल करने से राज्यों को बराबर का स्थान मिलेगा। तो अंग्रेजी, तो ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी की बिल्कुल उपेक्षा की जाए, अंग्रेजी को तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन इंग्लिश को दूसरी तरीके से रखा जा सकता है, जैसे इसके प्रश्नों की जो संख्या है वो कम करके, अथवा अंग्रेजी का एक क्वालिफाइंग पेपर बना दिया जाए, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव, जिससे विद्यार्थी की अंग्रेजी के प्रति सामान्य समझ का पता लग सके। लेकिन अगर जब अंग्रेजी को मेरिट में स्थान दिया जाता है तब समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसलिए ये जो यूपी ट्रिपल एससी में अब ऐसा हो रहा है, अब इसका जो है सीधा सीधा जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा कि फिर से जो है उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं उनका चयन कम हो पाएगा, या उत्तर प्रदेश के जो हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं, हिंदी भाषी जो छात्र हैं, उनका चयन मुश्किल हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो समस्याएं उत्पन्न होंगी वो सामान्य वर्ग को उत्पन्न होंगी, क्योंकि जब दूसरे राज्यों के विद्यार्थी आएंगे तो वो सामान्य वर्ग की जो सीटें हैं, 40% सीटें, उन सीटों पर वो अपना दावा ठोकेंगे। और चूंकि जो है दूसरे जो राज्य के विद्यार्थी होते हैं वो सामान्य कोटे में आते हैं, और उन राज्यों में जो इंग्लिश की जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि हिंदी को उतना ज़्यादा तवज्जो इस परीक्षा में नहीं दिया गया है। जबकि यूपी ट्रिपल एससी में जितनी भी भर्तियां होती थी, लगभग 25 से 30% हिंदी के जो प्रश्न है वो पूछे जाते थे। 25% से हटा करके सीधे 5% पर हिंदी कर दिया गया है, ये सोचने वाली बात है। वैसे छात्रों को इसका विरोध करना चाहिए था, और जो भी सिलेबस बनाया गया उससे एक बार छात्रों से और जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी जानकारी लेनी चाहिए था, तब जो है इतने प्रश्न जो है हिंदी के रखने चाहिए थे। नहीं तो हिंदी के जो प्रश्नों को जो है अभी भी बढ़ाया जा सकता है और सरकार को बढ़ाना चाहिए। वहीं पर अब बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी संशोधित विज्ञापन की। टीजीटी पीजीटी संशोधित विज्ञापन में अनावश्यक देरी हो रही है, और तदर्थ के बारे में मैं बता ही चुका हूं, और समाचार पत्रों में भी आ गया कि जो तदर्थों का जो मामला है वो लगभग क्लियर हो चुका है कि किनको क्या भारांक देना है और किनको विनियमित करना है। तो 2000 से जो पहले के तदर्थ शिक्षक है उनको विनियमित किया जा रहा है, और अब अनावश्यक देरी हो रही संशोधित विज्ञापन की। विद्यार्थी सालों से इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, और जो चयन बोर्ड है वो इसका विज्ञापन जारी नहीं कर रहा है। पिछली बार 20 तारीख तक का जो है डेट वो दी गई थी चयन बोर्ड की तरफ से, 20 तारीख भी निकल गई, आज 21 तारीख है, और अब छात्रों का जो है सब्र वो टूट रहा है। युवा मंच ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को एक पत्र लिखा है, जिसमें चयन बोर्ड को अपना जो वादा है वो याद दिलाया है, और चेतावनी भी दी है कि जल्द से जल्द जो है टीजीटी पीजीटी के संशोधित विज्ञापन है वो जारी किया जाए, और अगर विज्ञापन जारी नहीं होता है तो विद्यार्थी फिर प्रदर्शन और धरने के लिए बाध्य होंगे, जिसके जिम्मेदार केवल चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो वीरेश कुमार होंगे। चयन बोर्ड ने कहा था कि जुलाई 2021 तक जो है हमारी भर्ती पूरी हो जाएगी, और लगभग 100% उम्मीद है कि चयन बोर्ड की ये भर्ती अब पूरी नहीं हो पाएगी। ऐसी मंशा सरकार की ही है कि किसी भी विद्यार्थी को कोई भी सरकारी जो राजकोष है उसे वेतन न देना पड़े, केवल विज्ञापन निकाल के सभी जो भर्तियाँ उत्तर प्रदेश की वो पूरी तरीके से फंस जाएंगी।
इसी तरीके से पीईटी में 4 साल के लिए लटकाया गया और अब पीईटी आया। पीईटी आएगा, उसके बाद में सर्टिफिकेट आएगा। सर्टिफिकेट मिलने के बाद में भर्तियों को हो सकता है विज्ञापन जारी किए जाएंगे, लेकिन भर्तियां पूरी नहीं हो पाएंगी। वही चीज़ टीजीटी और पीजीटी के विज्ञापन में भी किया जा रहा है कि वेतन न देना पड़े, केवल हम लोग जो है विज्ञापन निकाल के अपनी इतिश्री कर लें। तो टीजीटी पीजीटी का भी जो है केवल विज्ञापन निकालने की फिराक में है सरकार। और इसी तरीके से आपकी जो दरोगा भर्ती है, दरोगा भर्ती को भी रोका गया है और केवल इंतजार किया जा रहा है किसी तरीके से समय आगे बढ़े, फिर चुनाव होना शुरू हो जाएगा, केवल विज्ञापन निकाल देंगे और भर्ती तो 100% पूरी नहीं हो पाएगी। चाहे वो दरोगा की भर्ती हो, वो भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी इस सरकार के कार्यकाल में। इस कार्यकाल में चाहे वो टीजीटी पीजीटी की भर्ती हो और चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी की पीईटी के द्वारा भर्ती हो। पीईटी सरकार ने जो करवाया है इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो भी भर्तियां होती हैं लगभग 90% भर्तियों का एक ही परीक्षा होती है। तो सरकार की मंशा साफ है कि वो जो है वेतन नहीं देना चाहती है और केवल 50,000, 60,000, 70,000 भर्तियां जो है उन भर्तियों का केवल विज्ञापन निकालना चाहती है। अब आप लोग ये देखिए, ये पत्र है जो युवा मंच की तरफ से भेजा गया है और ये आज ही भेजा गया है 21 तारीख को, अभी सुबह। लिखा है कि श्रीमान अध्यक्ष महोदय, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलनगंज प्रयागराज, टीजीटी पीजीटी संशोधित विज्ञापन 2016 के खाली सभी पदों को पूरा करने के संबंध में। तो संशोधित विज्ञापन के लिए भी है और विज्ञापन 2016 के लिए भी है। लिखा है कि आपको अवगत कराना चाहता हूं कि टीजीटी पीजीटी के संशोधित विज्ञापन जारी कराने को लेकर के लगातार प्रतियोगी छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। 3 महीने से भी ज़्यादा का समय हो गया, लेकिन विज्ञापन जारी न होने से प्रतियोगी छात्रों का जो आक्रोश है वो बढ़ रहा है, क्योंकि आपके द्वारा एनआईसी में सॉफ्टवेयर का बहाना बता करके निश्चिंत हो गए थे, लेकिन जो प्रतियोगी छात्र किराए के कमरे में रह करके तैयारी कर रहा है उसकी हालत कैसी होगी। इतना ही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन करके भर्ती को पूरा करने की अंतिम तिथि जुलाई 2021 है और चयन बोर्ड की इस कार्यशैली की वजह से भर्ती में पंचवर्षीय योजना के तहत पूरा कराने के जो आसार है वो मिल रहे हैं। एक बार युवा खुद को ठगा महसूस कर रहा है। प्रदेश में चुनाव भी है, ऐसे में प्रतियोगियों के में पर्याप्त हताशा और निराशा व्याप्त है, जिसके चलते डिप्रेशन के साथ में आत्महत्या की ओर युवा कदम उठाने को मजबूर हो रहा है। अतः आपसे आग्रह कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन करते हुए ससमय भर्ती पूरा कराने को लेकर के टीजीटी पीजीटी के संशोधित विज्ञापन जारी करने की महती कृपा करें। अनिल सिंह, युवा मंच। तो ये पत्र भेजा गया है और अगर विज्ञापन जल्द नहीं आता है तो फिर से जो है धरना और प्रदर्शन का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। इसके लिए आप लोगों को भी तैयार रहना होगा और इस बार ऐसी गलती नहीं करनी है कि केवल जाके 10-50 लड़के वहां पर जाकर के प्रदर्शन करें। पूरे छात्रों को पहले से ही तैयार रहना होगा, एकजुट रहना होगा। आगे जो अपडेट होगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। अगली जो सूचना है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा, जीआईसी प्रवक्ता के 14 पदों पर हो गया चयन। उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ सेवा महिला संवर्ग के तहत राजकीय इंटर कॉलेजों में 5 विषयों में प्रवक्ता के 14 पदों पर चयन किया गया है। और अगली जो सूचना है वो है क्रेट का रिजल्ट इस माह के अंत तक आ जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक कॉलेजों में पीएचडी की 625 सीटों पर होना है प्रवेश और उस प्रवेश के लिए ये परीक्षा हुई थी क्रेट की। क्रेट का जो परिणाम है वो फरवरी में ही लास्ट में आने की चर्चा है। क्रेट की जो परीक्षा है वो देरी से हुई थी इस बार, चूंकि एक विवाद हो गया था हिंदी में पदों की संख्या को लेकर के। मामला कोर्ट में चला गया था और अब ये मामला क्लियर हो गया, परीक्षा भी हो चुकी है और ये जानकारी मिल रही है कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर और इसी आने वाले सप्ताह के अंत में इस परीक्षा का जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। आज के समाचार पत्रों में ओबीसी आरक्षण को लेकर के भी बहुत सारी सूचनाएं हैं। मैंने करंट अफेयर्स की पिछले वीडियो में आप लोगों से बताया था कि ओबीसी में जो वर्ग निर्धारण करना है, श्रेणीकरण करना है, उसका एक आयोग बना है जिसका नाम है रोहिणी आयोग। रोहिणी आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो जस्टिस जी रोहिणी हैं और जिनकी आप लोग फोटो देख रहे हैं। और ये जो जस्टिस जी रोहिणी है ये दिल्ली हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं। अब इसकी जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है। लिखा है कि ओबीसी आरक्षण के श्रेणीकरण में अब नहीं चलेगी मनमर्जी इसके। और इनको जो आंकड़े मिले हैं उसमें काफ़ी चौंकाने वाले आंकड़े हैं। इन्होंने कहा है कि बहुत लगभग 2600 ओबीसी जातियां हैं जिसमें से लाभ जो है सामान्यतः केवल 1000 को मिला है, 1000 जातियों को मिला है और जो मुख्य रूप से लाभ है वो केवल 600 जातियों को मिला है। और कुछ जातियां ऐसी हैं जिनको आरक्षण का आज तक एक भी लाभ नहीं मिल रहा है।
और जो ये नया आरक्षण पर बदलाव होगा ये सभी राज्यों में लागू हो सकता है, चूंकि जहां पर बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने वर्गीकरण पहले ही कर दिया है। कहीं कहीं पर ओबीसी को 3 भागों में बांटा गया है, कहीं पर 4 भागों में बांटा गया है, साउथ में तो 5-5 वर्गों में बांटा गया है। लेकिन ये जो बांटा गया है, जो श्रेणीकरण किया गया है ओबीसी का, वो राजनैतिक दृष्टिकोण से किया गया है। इसलिए इन्होंने ये कहा कि अब राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं चलेगा, उन ओबीसी का क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, इसको देखा जाएगा, उसके बाद में ही श्रेणीकरण किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा है कि इस दौरान आयोग ने जो आंकड़े जुटाए हैं वे चौंकाने वाले हैं। इसके तहत ओबीसी में शामिल 1000 से ऐसी जातियां हैं जिन्हें आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला है। आंकड़ों व तथ्यों पर एकीकृत फार्मूला तैयार करने की दिशा में बढ़ेगा रोहिणी आयोग। अगले महीने से अपने आधार पर वर्गीकरण करने वाले 11 राज्यों के साथ में शुरू होगी चर्चा, जहां पर हुआ है ओबीसी में शामिल करीब 1000 जातियों को बिल्कुल नहीं मिल रहा आरक्षण का लाभ। 2017 में ये जो है आयोग बना था और अब ये जो आयोग है वो अपने अंतिम चरण में है। कार्यकाल के 31 जुलाई तक इस आयोग को अपनी रिपोर्ट देनी है और यही जो सूचना है वो दूसरे समाचार पत्रों में भी छपी हुई है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया आज का, लेकिन जो सूचना थी वो भी ज़रूरी थी। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।